आलोक, रिटायरमेंट के लिए ईपीएफ में इन्वेस्ट करें या एनपीएस में? मुझे ये क्वेश्चन मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने पूछा है और इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। एनपीएस दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम और ईपीएफ विच इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दोनों ही इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग के बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा बेटर है ये आपके फाइनेंशियल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। कौन सा ऑप्शन इसमें से बेटर है ये जानने के से पहले हम ईपीएफ और एनपीएस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है ये समझते हैं। ईपीएफ विच इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज मैनेज्ड बाय ईपीएफओ। ये सारे सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एक रिटायरमेंट बेनिफिट सिस्टम है जिसमें कंपनी और एम्प्लॉयज दोनों मिलकर 12% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डियरलेस अलाउंस कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी जगह एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम सिस्टम है जो रिटायरमेंट की टाइम पर इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एम रखती है। एनपीएस में दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक इज टीयर 1 अकाउंट विच इज द मेन अकाउंट फॉर एनपीएस एंड टीयर 2 इज वॉलंटरी अकाउंट जो आप खुद बाय चॉइस ओपन कर सकते हो। अब ईपीएफ और एनपीएस में मेन डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहला बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो ईपीएफ काफी पुरानी स्कीम है जो 1952 से चली आ रही है और काफी स्टेबल रही है, जबकि एनपीएस 2004 में ही लॉन्च हुआ था और काफी न्यू है, तो इसमें काफी ज्यादा इन्फ्लोज अभी तक अट्रैक्ट नहीं हो पाए हैं। अगर आप इन स्कीम्स का नेचर देखोगे तो ईपीएफ और एनपीएस दोनों काफी अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। ईपीएफ तो मैंडेटरीली सैलरीड एम्प्लॉयज के सैलरी से कटता है, जबकि एनपीएस एक वॉलंटरी सिस्टम है जो आप चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की भी बात करोगे तो ईपीएफ के लिए मैक्सिमम 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जबकि एनपीएस में ऐसी किसी भी तरह की लिमिट नहीं है। बस आपको मिनिमम 500 रुपए हर साल डालने हैं आपके एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में। एनपीएस में भी आप जब चाहे अपने मन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप विड्रॉल लिमिट्स कंपेयर करोगे तो दो तरह के विड्रॉल्स होते हैं। एक होता है प्री मैच्योर विड्रॉल कि अगर आप टेन्योर के पहले निकालना चाहो तो ईपीएफ के केस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो फॉर सर्टेन गिवन स्पेसिफिक रीजंस लाइक होम लोन का रीपेमेंट, कोई मेडिकल इमरजेंसी। सिमिलरली आप एनपीएस में भी पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो बट ओनली अप टू 25%, और ये भी जब तक आपके 3 साल कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप पोस्ट मैच्योरिटी विड्रॉल की बात करोगे तो ईपीएफ रिटायरमेंट होने पर ही पूरा कॉर्पस विड्रॉ होता है, जबकि एनपीएस में पूरा कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 विड्रॉ नहीं होता है। ओनली अ सर्टेन पार्ट इज विड्रॉन और बाकी जो पैसा आपका होता है उससे आपकी एक एन्युइटी प्लान चालू हो जाती है जिससे आपको मंथली इनकम मिलना स्टार्ट होता है। अगर आप टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो ईपीएफ में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और अगर आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर जाता है तभी आपका जो इंटरेस्ट अर्न्ड है वो टैक्स फ्री नहीं रहता। सिमिलरली एनपीएस में भी यही 1.5 लाख की सेल्फ कंट्रीब्यूशन की लिमिट है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, बट इसमें एक स्पेशल ATCCD नाम का सेक्शन होता है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा 50,000 कंट्रीब्यूट करके उस पर भी थोड़ा टैक्स बचा सकते हो। बट एनपीएस में एक चीज याद रखनी है कि जो आपको फ्यूचर में आफ्टर रिटायरमेंट इनकम आएगी उस पर आपको जरूर टैक्स लगेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखोगे तो एनपीएस में बहुत ज्यादा तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जबकि ईपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम है तो वो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देती है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ईपीएफ जो है वो आपका पैसा सेम गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ही डालता है, बट एनपीएस अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जैसे इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। अगर आप रिटर्न्स का कंपैरिजन करोगे तो ईपीएफ गारंटीड रिटर्न ऑफर करता है, बट ये जो रेट है ये हर साल गवर्नमेंट चेंज करती है, और अगर आप करंट रेट देखेंगे तो 8.25% का रेट है, और यही रेट ईयर 2000 में 11% हुआ करता था ईपीएफ के लिए। अगर आप एनपीएस के रिटर्न्स की बात करेंगे तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका इक्विटी में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किस तरह का एलोकेशन है। अगर आपका इक्विटीज में एलोकेशन ज्यादा है तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बन सकते हैं। पोर्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू कंपेयर दीज टू प्रोडक्ट्स। एनपीएस पोर्टेबिलिटी ऑफर करता है टू इट्स सब्सक्राइबर्स जो कि एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में ट्रांसफर करते समय आप यूज कर सकते हो। ईपीएफ में भी डिपेंडिंग ऑन सब्सक्राइबर को अपने ईपीएफ अकाउंट के नए एम्प्लॉयर के साथ ट्रांसफर करना पड़ता है जब भी आप किसी तरह का जॉब स्विच करते हो, तो एनपीएस में ज्यादा कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये तो थे इनके डिफरेंसेस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि एनपीएस इज बेटर एज कम्पेयर टू ईपीएफ, क्योंकि ये आपको टैक्स बेनिफिट्स तो देता ही है, प्लस ये आपको इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स चूज करने के अराउंड काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है
और अगर आप आपका इक्विटी एक्सपोजर मैक्सिमम रखते हो तो ये आपको म्यूचुअल फंड के कंपेरेबल आपको रिटर्न्स दे पाएगा, क्योंकि आप लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टेड रहने वाले हो तो इक्विटी में डेफिनेटली हायर रिटर्न्स बनने ही वाले हैं। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपए ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो और अगर आपको 8% का रिटर्न मिलता है तो 30 साल में आपके पास 1.5 करोड़ रुपीस जमा हो जाते हैं। बट अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हो और आप एटलीस्ट 10-11% का भी रिटर्न अर्न कर पाते हो, जो कि बहुत नॉर्मल है, तो 30 ईयर्स में आपके पास 2.5 करोड़ रुपीस जमा हो जाते हैं। तो इन दोनों के जो कॉर्पसेस है उसमें 30 ईयर्स में ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डिफरेंस आता है। तो एनपीएस के साथ आपके पास काफी बड़ा पोटेंशियल है टू बिल्ड अ बिग रिटायरमेंट कॉर्पस। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड और पेशेंट इन्वेस्टर हो और आपको मार्केट के न्यूज़ेस और जो नॉइजेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप हर महीने एक सॉलिड एसआईपी करके ही अपना रिटायरमेंट का गोल अचीव कर सकते हो। मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहना चाहता हूँ, तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज लेट मी नो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।